तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आ रही है। हार पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोलते नजर आए हैं। अपनी असफलताओं के कारणों की समीक्षा करेंगे। बैठक करते हुए सभी चीजों को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। प्रहलाद जोशी ने कहा है, कर्नाटक में हम पार्टी को मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके के हालात बीजेपी के बने हैं, 38 सीटें कम हो गई हैं। पिछली बार 2018 के चुनाव अगर आपको याद हो तो 104 का मैंडेट था और इस बार मैंडेट है 66 का, यानी कि 38 सीटें कम हुई हैं। और इन्हीं कमी बेशी पर बोलते प्रहलाद जोशी नजर आए हैं। उन्होंने कहा, हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, बैठेंगे, समझेंगे कि कर्नाटक में कमी कहां रह गई, या पार्टी के इंटरनल कमी है या फिर ग्राउंड जीरो पर हमारी कमी रही। दोनों की हम समीक्षा करेंगे और कर्नाटक में पार्टी को और मजबूत करने वाले हैं। देखिए, परिणाम सामने आ चुके हैं। परिणामों के बाद अब समीक्षा की बारी है और समीक्षा का ही जिक्र किया है यहां पर प्रहलाद जोशी ने। अपनी असफलताओं के कारणों की समीक्षा करेंगे, ये कहना है प्रहलाद जोशी का। कर्नाटका में पार्टी को मजबूत करेंगे, हार पर समीक्षा की जाएगी और साथ में ग्राउंड जीरो पर क्या कारण ऐसे रह गए जो नहीं छूटने चाहिए थे, वो भी हम समझेंगे। क्या हम जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए या फिर पार्टी में इंटरनल वो बॉन्डिंग नजर नहीं आई। कर्नाटक के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की नजर टिकी रही। पिछले कई सालों से चली आ रही सियासी उठापटक रवायत के अनुसार ही कर्नाटक के नतीजे आए। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, कांग्रेस को कर्नाटक की सत्ता की चाबी सौंपी। वैसे तो तमाम सर्वे रिपोर्ट ने कांग्रेस की जीत की संभावना पहले ही जता दी थी। बावजूद इसके बीजेपी ने आखिरी दम तक जोर लगाया, हर सीट पर नजर बनाए रखी। खासकर बीजेपी के बागियों का क्या हाल हुआ, दल बदल के सूरमाओं ने क्या कमाल किया, ये भी तो जानना जरूरी है ना। ये खास रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई, कांग्रेस के हाथ को बहुत मजबूती मिली। कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। हार जीत के हर अध्याय पर विचार किया जा रहा है। राज्य की राजनीति के बदलते स्वभाव को समझने की कोशिश की जा रही है। हर सीट पर बात हो रही है, हर कैंडिडेट का रिपोर्ट कार्ड खंगाला जा रहा है। निगाहें उन पर भी बनी है जिन्होंने चुनाव के पहले पाला बदला, चुनाव के पहले दल बदल का खेल खेला। जब अपनी शर्तों पर पार्टी की मुहर नहीं लगी, अपने दल का साथ छोड़ दूसरे दल का हाथ थामा। चुनाव के पहले दूसरे दल में जाने वालों की लिस्ट लंबी है। दल बदल की वजह भी अलग अलग है। कोई टिकट कटने से नाराज है तो कोई पार्टी में अहमियत नहीं मिलने से निराश है। 20 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख से पहले दल बदल वाले बड़े बड़े खेल हुए। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी को तब बड़ा झटका लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे अहम पदों पर रहने वाले दिग्गजों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। बीजेपी का कमल छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सबसे पहले बात जगदीश शेट्टार की। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद तक संभाल चुके शेट्टार का कांग्रेस में जाना बीजेपी को पहले सबसे बड़ा झटका माना गया। लिंगायत के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता का बीजेपी का साथ छोड़ना उसी वक्त शुभ संकेत नहीं माना गया था। अब जो नतीजे सामने आए बता रहे हैं, जगदीश शेट्टार का बीजेपी छोड़ना जनता को भी पसंद नहीं आया। बीजेपी से बगावत करना पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को बहुत भारी पड़ गया। जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के महेश टेंगिना काई ने बड़े अंतर से हराया है।
चुनाव के मुताबिक जगदीश शेट्टार की 35,570 वोटों से हार हुई है। बीजेपी की कैंडिडेट महेश तेगिनाकाई को 64,910 वोट मिले हैं, जबकि जगदीश शेट्टार को महज 29,340 वोट मिले। जिस तरह से चुनाव से पहले शेट्टार का बीजेपी छोड़ना बड़ी खबर बना, उसी तरह उनकी हार भी कर्नाटक के नतीजे वाले दिन चर्चा में रही। बीजेपी की सरकार में जगदीश शेट्टार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट न मिलने से नाराज होकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें उसी हुबली धारवाड़ सीट से प्रत्याशी बनाया था, जहां वो बीजेपी के टिकट पर विधायक थे। दिलचस्प बात यह है कि लिंगायत समुदाय के बड़े नेता कहे जाने वाले शेट्टार को उनके ही शिष्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा। शेट्टार को हराने वाले बीजेपी के महेश चुनाव प्रचार के दौरान खुद को उनका ही चेला बताते रहे। एक तरफ सूबे में जहां कांग्रेस की लहर दिखी, कांग्रेस को बम्पर जीत मिली, हाथ का साथ थामने के बावजूद इस लहर में शेट्टार का पीछे छूट जाना राजनीति करने वालों के लिए बड़ा संकेत दे रहा है। दल बदल वाली बयान में दूसरा बड़ा नाम लक्ष्मण सावदी का रहा। बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद तक का लाभ ले चुके लक्ष्मण सावदी का दाव इस बार भी सही पड़ा। कांग्रेस की टिकट पर लक्ष्मण सावदी ने भारी मतों से जीत हासिल की। इस बार भी विधानसभा में अपनी सीट पक्की की। जनता ने जीत का आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन उनके विरोधी तंज मार रहे हैं। इस बार लक्ष्मण सावदी अपनी पुरानी हरकतों से परहेज करें। लक्ष्मण सावदी उस समय चर्चा में आए थे जब वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखते हुए पाए गए थे। कर्नाटक चुनाव के नतीजे वाले दिन सुबह से ही सभी की निगाहें सावदी पर टिकी रही। सावदी अथानी विधानसभा सीट पर बीजेपी के महेश इराना गौड़ कुमाथली से थ्रू आउट बढ़त बनाए रहे और आखिरकार भारी मतों से जीत हासिल कर विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। बसवराज बोम्मई की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम रहे लक्ष्मण सावदी ने कर्नाटक के दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार के साथ ही पार्टी से इस्तीफा दिया था। बीजेपी का दामन छोड़कर सावदी ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने उन्हें उनकी पसंद की सीट अथानी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। अथानी विधानसभा सीट कर्नाटक के चिक्कोड़ी लोकसभा क्षेत्र में आती है। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में अथानी से बीजेपी के वर्तमान उम्मीदवार महेश कुमाथली ने चुनाव जीता था। वो उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन एक ही साल बाद कुमाथली ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के टिकट पर जीत ली थी। साल 2023 के चुनाव में ये दोनों उम्मीदवार एक बार फिर से आमने सामने रहे। इस बार कुमाथली बीजेपी तो लक्ष्मण सावदी कांग्रेस से चुनाव लड़े। लक्ष्मण सावदी ने इसी सीट से बीजेपी की टिकट पर 2004 से 2013 के बीच लगातार 3 चुनाव में जीत हासिल की थी। उपचुनाव में बेशक अथानी की जनता ने कुमाथली की बात मान ली हो, लेकिन इस बार अथानी की जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस पर ही भरोसा जताया। कांग्रेस का हाथ थामे सामने आए सावदी को मौका दे दिया। बीजेपी की बागियों के लिस्ट में बड़ा नाम आर शंकर का भी रहा। दल बदल के सूरमा आर शंकर पर भी नतीजे वाले दिन सबकी नजर बनी रही। आर शंकर को रानीबेनूर की जनता ने बड़ा झटका दिया। रानीबेनूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रकाश कोलीवाड़ नंबर 1 पर रहे, जबकि आम आदमी पार्टी के हनुमंत थप्पा कब्बार दूसरे नंबर पर रहे। चुनाव के पहले आर शंकर को लेकर खूब चर्चा चली। पहली बार आर शंकर तब खबरों में आए जब उनके घर कमर्शियल टैक्स विभाग का रेड पड़ा। विधान परिषद के सदस्य और बीजेपी नेता आर शंकर के घर पर कमर्शियल टैक्स विभाग की रेड ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस दौरान उनके यहाँ से कई सारे हाउस होल्ड आइटम्स मिले। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने हावेरी जिले के रानीबेनूर में मौजूद घर पर रेड की तो वहां गोदाम से 6000 साड़ियां और 9000 स्कूल बैग मिले। 20 से 30 लाख रुपए के हाउस होल्ड आइटम मिले।
आर शंकर रानी बेनू सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से बीजेपी एमएलसी आर शंकर ने इस्तीफा दे दिया। पहले तो आर शंकर ने निर्दलीय ही हाथ आजमाने का फैसला किया, बाद में उन्हें एनसीपी का साथ मिला, लेकिन रानी बेनू की जनता ने उन्हें बुरी तरह से खारिज कर दिया। कर्नाटक चुनाव में इस बार सबकी निगाहें एमपी कुमारस्वामी पर भी बनी रही। बीजेपी की तरफ से मिले इनकार के बाद मुदिगेरे के विधायक एमपी कुमारस्वामी ने पार्टी छोड़ दिया और जेडीएस में शामिल हो गए। 3 बार के विधायक रहे एमपी कुमारस्वामी को पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने खुद वेलकम किया, पार्टी की सदस्यता दिलवाई, मुदिगेरे से टिकट भी दिया, लेकिन मुदिगेरे की जनता को ये फैसला पसंद नहीं आया। मुदिगेरे के जो नतीजे सामने आए उसके अनुसार कांग्रेस के नैना मोटम्मा विजेता नंबर 1 रहे। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के प्रभु सिंह रहे। मतगणना के शुरुआती दौर में बीजेपी के दीपक डोडैया बेशक आगे चलते दिखे, लेकिन फाइनल राउंड में वो तीसरे नंबर पर जा पहुंचे। इसके साथ ही मुदिगेरे की जनता ने एमपी कुमारस्वामी को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़ने वाले नेहरू ओलेकर पर भी सबकी निगाहें टिकी रही। ओलेकर को भी इस बार झटका लगा। भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे ओलेकर से इस बार हावेरी की जनता ने दूरी बना ली। जिसे ओलेकर ने पिछले चुनाव में हराया था, उसे ही इस बार विधानसभा भेज दिया। गुजरात के बोटाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। झील में डूबने से 5 लड़कों की मौत हो गई है। वहीं मृत लड़कों की उम्र 16 से 17 वर्ष के बीच बताई जा रही है, यानी कि वो नाबालिग थे। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको गुजरात से दे रहे हैं, जहां पर झील में डूबने से 5 लड़कों की मौत हो गई है। मृत लड़कों की उम्र 16 से 17 साल के बीच। गुजरात के बोटाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। झील में डूबने से 5 लड़कों की मौत हो गई है। तो इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। अनंतनाग की अगर बात करें तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। अंडवान सागम इलाके में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अंडवान सागम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होने की खबर सामने आ रही है। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अंडवान सागर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है, जिसमें 2 से 3 आतंकियों को घेरा जा रहा है। ये एनकाउंटर अंडवान सागम इलाके में शुरू हुआ है। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो इस बीच राजस्थान के जयपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान से ही खबर सामने आ रही है। होटल हाईवे किंग ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। ग्रुप मालिक रतन यादव के घर पर छापेमार कार्रवाई, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में, आईटी विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ग्रुप मालिक रतन यादव के घर पर भी छापेमार कार्रवाई हुई है। होटल हाईवे किंग राजस्थान के जयपुर में आयकर विभाग की बड़ी रेड चल रही है। होटल हाईवे किंग ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई है। राजस्थान में ग्रुप से जुड़े जो तमाम ठिकाने हैं, यहां तक कि
ग्रुप मालिक का रतन यादव के घर को भी नहीं छोड़ा गया है, वहां भी कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हाईवे किंग होटल का नाम है और इनके जितने आउटलेट्स हैं और साथ में घर, रतन यादव के घर पर भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। होटल हाईवे किंग ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई है इस दौरान। तो एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, राष्ट्र के लिहाज से बेहद जरूरी है। आज राष्ट्रीय खेलों का लोगो लॉन्च होने वाला है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के लोगों का अनावरण होगा। गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में यह अनावरण होने वाला है। अक्टूबर नवंबर के बीच राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, जिसके लिए आज लोगो लॉन्च किया जाएगा, यानी कि अनावरण होगा। और आप देख पाएंगे कि राष्ट्रीय खेलों का इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे होंगे, लेकिन लोगों का इंतजार करना भी वाजिब है, क्योंकि लोगों से ये पहचान होगी राष्ट्रीय खेलों की। तो लोगो लॉन्च होगा, उसको भी देखिए, समझिए। 37वां राष्ट्रीय खेल का जो लोगो है वो अनावृत किया जाएगा। कहां पर? गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। अब इसको राष्ट्र के लिहाज से बड़ी खबर समझिए या फिर गोवा के लिहाज से, दोनों ही मायने में ठीक बैठता है। राष्ट्रीय खेलों के लोगों को लॉन्च किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह कि अक्टूबर नवंबर के बीच राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी रहने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।